गुड इवनिंग बच्चों। बेटा आज फिर से हम लोग एक बार फिर न्यू लाइट नीट चैनल पर। और बेटा जो है हम लोग अब डिस्कशन करने जा रहे हैं पेपर का। और पेपर डिस्कशन से पहले हम लोग सिंह सर का जो भी संकल्प है उसको याद कर लेते हैं कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। क्योंकि अब आप चूंकि अब हिंदी मीडियम स्टार्ट हो चुका है तो आपकी अब भाषा में कोई भी बाधा नहीं है। ठीक है, जिससे कि आपको फिजिक्स जो है वो इजी लग रही होगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत है, लेकिन भाषा की वजह से। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे ऐसी आशा है। और इसी आशा के साथ हम लोग आज का पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है हमारा, गोली की त्रिज्या जो है वो है 5 प्लस माइनस 0.75 सेंटीमीटर मापी गई। माना आयतन में प्रतिशत त्रुटि x है, तब x का मान होगा। बेटा x का मान आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? x का मान पूछ रहा है। तो बेटा आपको पता है कि वो यहाँ पर दे रहा है गोला, तो गोले में गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है? डेल्टा v। तो बेटा गोले का आयतन डेल्टा v अपॉन v, ठीक है, इज इक्वल टू, या हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला बेटा है हमारा v इज इक्वल टू होता है बेटा हमारा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 डेल्टा r बाई आर। तो बेटा हमें क्या दिया हुआ है? हमसे वो पूछ रहा है x का मान पूछ रहा है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, यानी कि ये जो है ना हमारा डेल्टा v अपॉन v किसके बराबर है बेटा? x के बराबर है। तो हम लिखेंगे x% इज इक्वल टू 3, और डेल्टा r की वैल्यू बेटा हमको इसको क्या लिख सकते हैं? r प्लस माइनस डेल्टा r। तो डेल्टा r की वैल्यू हमको बेटा दी हुई है 0.75, और बेटा r की वैल्यू हमको दी है 5, इंटू हम लोग किससे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो बेटा यहाँ पर हमारा आया, जब हमने सॉल्व किया, 3 इंटू 15, यानी कि आया हमारा 45%। क्या आया आंसर हमारा बेटा? 45% आंसर आया। तो हम देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही है, 45%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का हमारा है क्वेश्चन, कौन सा सदिश या कौन सा वेक्टर इस वेक्टर के लंबवत होगा? बेटा अगर दो वेक्टर आपस में लंबवत है तो अगर हम लोग उनका क्या करें? डॉट प्रोडक्ट करें, तो हमेशा क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि बेटा डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, और थीटा अगर 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो बेटा ए और जो हमारे जो वेक्टर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी हमेशा क्या आएंगे? 0 आएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें एक वेक्टर दे रहा है और दूसरा वेक्टर है हमारे पास, सबको हम लोग एक एक बारी बारी करके देखेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर वेक्टर हमारे लंबवत हैं, अगर वेक्टर लंबवत हैं, तो ए बी कॉस थीटा, यानी कि थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री है, और कॉस थीटा 90 डिग्री, कॉस 90 की बेटा क्या वैल्यू होती है? कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अगर हमारा 90 डिग्री है तो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा पहला वेक्टर है यहाँ पर 3 कॉस थीटा आई प्लस 5 साइन थीटा जे, और दूसरा वेक्टर हमारा हमने ये लिया, दूसरा वेक्टर हमारा इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं 5 साइन थीटा आई माइनस 3 कॉस थीटा जे। ठीक बेटा, वो अब ये चीज तो हमारी 0 ही हो जाएगी, ये कॉस हमारा 90 डिग्री है, 0 हो जाएगी बात। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आया यहाँ पे 15 कॉस थीटा साइन थीटा, और दोबारा हमने जब इसका इसका किया तो आया -15 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब ये दोनों क्या है? आपस में कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो वैल्यू हमारी क्या आई? 0 आई। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत है, क्योंकि वैल्यू हमारी 0 आ रही है। अब दूसरा वाला हम लोग देखते हैं। दूसरा वाले में जब हम इस वेक्टर में हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्या करेंगे हम? 3 कॉस थीटा आई प्लस 5
साइन थीटा जे का किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे या इससे प्रोडक्ट करेंगे, साइन थीटा बाई 3i माइनस कॉस थीटा बाई 5j। ठीक है, इससे कर रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो ये हमारा i और i का जो है इससे i के कंपोनेंट और इससे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आया, 3 cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई 3, और i डॉट आई बेटा क्या हो जाएगा, i डॉट आई तो हमारा हो जाता है 1। ठीक है, माइनस अब इसका इससे करो तो आया हमारा 5 cos थीटा बाई 5 इंटू साइन थीटा। तो बेटा 5 5 कट गया, यहाँ 3 3 कट गया, तो आया हमारा cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि इनकी भी वैल्यू हमारी किसके बराबर आएगी बेटा, 0 के बराबर आएगी। यानी कि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। और अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, तो हमारा रियल आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक विद्यार्थी ने एक छड़ की लंबाई मापकर 3.55 सेंटीमीटर लिखी, इसको मापने में उसे किस उपकरण का प्रयोग किया। तो पहला है हमारा 1 मीटर पैमाना जिसका अल्पतमांक 1 सेंटीमीटर है, एक वर्नियर कैलिपर्स जहां वर्नियर स्केल के 10 भाग मुख्य पैमाने के 9 भागों से मिलते हैं और मुख्य पैमाने के 1 सेंटीमीटर में 10 भाग हैं। और तीसरा हमारा एक स्क्रू गेज जिसके वृत्तीय पैमाने में 100 भाग हैं और पिच में 1 मिलीमीटर है। इसमें इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन। तो बेटा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हमें यहाँ संख्या दी हुई है 3.55 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका जो अल्पतमांक है, इसका अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट क्या होना चाहिए, या तो इसका अल्पतमांक 0.01 होगा या तो इसका अल्पतमांक 0.05 होगा, इनमें से कोई एक अल्पतमांक होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर हम पहले की तरफ जाएं तो यहाँ पर सेंटीमीटर में से लिख देंगे। ठीक है, अगर हम पहले उसमें जाए ऑप्शन में तो यहाँ 1 सेंटीमीटर है, लेकिन होना क्या चाहिए, 0.01 अल्पतमांक होना चाहिए, तो ये तो हमारा गड़बड़ हो गया। ठीक है, दूसरा है एक वर्नियर कैलिपर्स जहाँ वर्नियर स्केल के 10 भाग किससे मिलते हैं, 9 भागों से मिलकर मुख्य पैमाने के 1 सेंटीमीटर में 10 भाग हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग यहाँ जानते हैं लीस्ट काउंट या हमारा जो अल्पतमांक होता है वो क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं बेटा, इसको हम लोग लिखते हैं 1 माइनस आपका हुआ 9 भाग है 9/10 MSD। तो यहाँ पर जब हम लोग निकालते हैं इसका अल्पतमांक तो आता है 0.01। ठीक है, तो लीस्ट काउंट आ रहा है हमारा 0.01। तो बेटा हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल सही होगा कि एक वर्नियर कैलिपर जहाँ वर्नियर स्केल के 10 भाग मुख्य पैमाने के 9 भागों से मिलते हैं और मुख्य पैमाने के 1 सेंटीमीटर में 10 भाग हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का मापांक इसके अदिश गुणनफल के मापांक का √3 गुना है और सदिशों के बीच का कोण होगा। बेटा हमसे कोण पूछ रहा है, तो जैसा कि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, सदिश गुणनफल का मापांक, यानी कि जो सदिश गुणनफल का मॉड है वो अदिश गुणनफल के मापांक यानी कि a डॉट बी का मापांक यानी कि मॉड से कितना गुना है, √3 गुना है। ठीक है, √3 गुना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा बराबर किसकी हो जाएगा बेटा, √3 और ए बी यहाँ पे बेटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो बेटा ए बी और ए बी तो हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आया हमारा साइन थीटा, इसको नीचे लेकर के आते हैं, अपॉन हो गया हमारा बेटा कॉस थीटा बराबर हो गया √3। और ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये वैल्यू होती है आपकी tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इसको हम लोग tan π/3 भी लिख सकते हैं। तो और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर हमारा किसके बराबर आएगा, π/3 के बराबर आएगा। तो जल्दी से ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही है, π/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारा है, यदि वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 7k और b दिया है i प्लस 2j और c दिया है j माइनस के, तब a डॉट b क्रॉस c आपको बताना है। तो बेटा कि जैसा कि हमें दिया हुआ है यहाँ पर हमें ये चीज बतानी है, तो है हमारा a यहाँ पे b क्रॉस c। तो बेटा हम कैसे करेंगे, यहाँ पर i j के कोफिशिएंट्स हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a के लिए 2 है,
इसके लिए -3 है और इसके लिए 7 है। बी के लिए हमारा आई का कोफिशिएंट 1 है और जे का कोफिशिएंट 2 है और इसमें के नहीं है तो कोफिशिएंट के का 0 हो गया। सी है, सी में हमारा आई का कोफिशिएंट 0 है, जे का कोफिशिएंट हमारा 1 है और के का कोफिशिएंट हमारा -1 है। तो बेटा क्या करेंगे, अब हम लोग इस जो हमारे मैट्रिक्स है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा आया 2 और यहाँ पर आया हमारा -2 इंटू सॉरी -2 -0। अब ये हमारा -3 है लेकिन जे में हमेशा हम क्या लेते हैं, हम लोग माइनस ही लेते हैं, तो -3 और माइनस होके हमारा +3 हो जाएगा 3। तो ये हमारा आया -1 -0। अब हमारा यहाँ 7 आया +7 और यहाँ पे आया 1 -0 तो बेटा हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। आया -2 और -2 हो गया बेटा -4 और 3 और -1 हो गया बेटा -3 और यहाँ पे 7 इंटू 1 हो गया 7। तो बेटा ये हमारा यहाँ पे आ गया, ये है हमारा -7 और ये हमारा +7। -7 +7 कट के हमारा क्या है, वैल्यू आ गई हमारी 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल सही है, वैल्यू आई 0। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 आपको दिया हुआ है। एटी वक्र का क्षेत्रफल, बेटा एटी वक्र का क्षेत्रफल और तात्कालिक वेग दिया है, एक्सटी वक्र की प्रवणता दिया है, विस्थापन दिया है, वीटी वक्र का क्षेत्रफल दिया है, वेग में परिवर्तन दिया है, वीटी वक्र की प्रवणता दी है, तात्कालिक त्वरण दिया है। ठीक है, जहां x विस्थापन, v वेग त्वरण और t समय है। ठीक है बेटा, और हमें क्या निकालना है, इनको मिलान करना है। तो एटी वक्र का क्षेत्रफल, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, अगर हम लोग एक्सीलरेशन टाइम के बीच में ग्राफ लेते हैं, त्वरण और समय के बीच में ग्राफ लेते हैं, तो एटी का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें क्या बताता है, हमें बताता है वेग में परिवर्तन। क्या बताता है, वेग में परिवर्तन। तो ये हमारा हो गया ए। फिर हमारा एक्सटी वक्र की प्रवणता, प्रवणता मतलब जो y एक्स पे चल रहा हो और जो x एक्सिस पे चल रहा हो, उनको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो प्रवणता यानी कि एक्स टी ग्राफ है तो यहाँ पे t होगा, यहाँ पे x होगा, यानी कि dx बाई dt किसके बराबर है बेटा, dx बाई dt दूरी बटे समय किसके बराबर होगा, वेग के बराबर होगा। और जब बहुत ही छोटा हमारे पास बहुत ही छोटा स्पीड होती है और बहुत ही मतलब छोटा चीज हम लोग वैल्यू लेते हैं, तो उस समय क्या हम यूज करते हैं, dx मतलब डी के टर्म में उसको यूज करते हैं। dx बाई dt लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं, da बाई dx लिख सकते हैं, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं अगर हमारी बहुत छोटी सी वैल्यू हो। तो बेटा ये हमारा क्या है, ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये किसके बराबर है, हमारी तत्कालिक वेग के बराबर है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो एक्सटी वक्र की प्रवणता किसके बराबर होगी, आपकी तात्कालिक त्वरण के बराबर होगी, सॉरी तात्कालिक वेग के बराबर होगी। तो तात्कालिक वेग यहाँ पर हमारा आ गया ये b। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वीटी वक्र का क्षेत्रफल। वीटी वक्र का क्षेत्रफल बेटा किसके बराबर होगा, वीटी वक्र का क्षेत्रफल आपका बराबर होगा विस्थापन के, क्योंकि तुम्हारा वेग और जो समय का जो ग्राफ होता है, वेग और समय के ग्राफ में जो हमें एरिया मिलता है वो क्या होते हैं, हमारा विस्थापन होता है। तो किसके बराबर होगा, विस्थापन के। तो ये हमारा आ गया सी। फिर है वीटी वक्र की प्रवणता, वीटी वक्र की प्रवणता यानी कि dv बाई dt, dv बाई dt बेटा ये क्या होगा, हमारा तत्कालिक त्वरण। तो ये हमारा हो गया d। तो हम देख लेते हैं क्या है, p का b, q का c, r का a, या ऐसे देखते हैं r का a का r, a का r, b का p, b का p, c का q, c का q और d का बेटा है आपका s। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ए का आर, बी का पी, सी का क्यू और डी का एस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दो तापमापी पैमाने ए और बी के बीच ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। ऊपरी निश्चित बिंदु और निचले बिंदु के बीच पैमाने ए पर 200 समान विभाजन और पैमाने बी पर 150 है। दो पैमाने के बीच रूपांतरण के लिए संबंध निम्न में से किसके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है बेटा, किससे दिया जाएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है ताप माइनस जो हमारा निम्न बिंदु होता है बटे उच्च बिंदु माइनस निम्न बिंदु। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम पहले ए के लिए देखेंगे, फिर हम लोग बी के लिए देखेंगे। तो बेटा टी ए माइनस जो हमारा निम्नतम बिंदु होगा, ए का जो निम्नतम बिंदु होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा निम्नतम बिंदु क्या है, ये अगर पूरा हमारा 250 है, पूरा हमारा 250 है और यहाँ से यहाँ तक 200 है, तो यहाँ से यहाँ तक बेटा कितना हुआ, 250 माइनस 200 यानी कि आया हमारा 50। तो हमारा निम्नतम बिंदु
ए के लिए हमारा निम्नतम बिंदु क्या है 50, तो टी ए माइनस 50 बटे उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। तो उच्चतम बिंदु हमारा क्या है ए के लिए 250 और निम्नतम बिंदु हमारा क्या है ए के लिए 50। ठीक बेटा, बराबर। अब हम लोग बी की तरफ देखते हैं, तो बी में हमारा क्या है, निम्नतम बिंदु है बेटा यहाँ पे 0, निम्नतम बिंदु है 0 और बेटा उच्चतम बिंदु है इसमें 150। तो बेटा हमारा आ गया टीबी माइनस 0 बटे उच्चतम बिंदु है बेटा 150 और निम्नतम बिंदु है हमारा 0। तो आया हमारा टी ए माइनस 50 बटे 200 बराबर टीबी बटे 150। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। टी ए माइनस 50/200 इज इक्वल टू टीबी अपॉन 150। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा 60 के तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान का परिवर्तन निम्न में से किस परिवर्तन के तुल्य है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा क्या होता है हमारा फॉर्मूला, डेल्टा एफ अपॉन 9 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन 5। तो डेल्टा सी यानी कि आपको जो है जो सेल्सियस में टेम्परेचर दे रहा है वो क्या दे रहा है 60 डिग्री बाई 5, या इसको जो है सॉल्व करो तो आएगा हमारा 12। ठीक है, तो डेल्टा एफ हमको निकालना है, तो डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 9, तो हमारा आया 108 फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, यदि पानी का आयतन प्रसार गुणांक गामा आपको ये दिया हुआ है तब उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। बेटा पानी का, और हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बेटा पानी जो है, पानी का आयतन होता है, पानी किसी एक सीधी रेखा में नहीं बहता है, पानी जो है चारों ओर जाएगा। ठीक है, तो आयतन में ही रहेगा वो। ठीक है, इसलिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये लागू ही नहीं होता है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि रैखिक प्रसार गुणांक जो है वो जल के लिए, किसी लिक्विड चीज के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तांबे के लिए गामा का ताप के साथ परिवर्तन है। जैसा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी देखा है, तो गामा और ताप के बीच में जो भी हमारा ग्राफ आया है, कौन सा ग्राफ होता है बेटा ये। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। टेम्परेचर और गामा के बीच में इस तरह से हमारी स्लोप आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी एक दिशा में क्रिस्टल का रेखीय प्रसार गुणांक α1 है, किसी दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में रेखीय प्रसार गुणांक α2 है, आयतन प्रसार गुणांक होगा। बेटा आयतन प्रसार गुणांक पूछ रहा है, यानी कि गामा इज इक्वल टू बेटा क्या होता है αx प्लस αy प्लस αz, जिसमें आपको बेटा αx जो दे रहा है वो दे रहा है x1 α1 और αy और αz वो दोनों कह रहा है, वो दोनों क्या है, इस दिशा में लंबवत सभी दिशाओं में रेखीय प्रसार गुणांक α2 है, यानी αy αz दोनों ही क्या है α2 है। ठीक है, तो अब ये जो हमारी इक्वेशन थी इसमें ये वैल्यूज पुट करो, तो गामा इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर αx की जगह पुट करेंगे α1 और इन दोनों की जगह पुट करेंगे α2 प्लस α2, तो हमारा क्या आंसर आया α1 प्लस 2α2 गामा इज इक्वल टू। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है जरा देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है, α1 प्लस 2α2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों से सही सुमेलित हटाइए। तो बेटा सही सुमेलित छाटिए, तो छाटिए पूछ रहा है, तो बेटा यहाँ पे हम छाटते हैं। क्या है बेटा, बर्फ का गलनांक। बर्फ का गलनांक बेटा क्या होता है, बर्फ का गलनांक होता है आपका 273 केल्विन। तो हमारे आ गया यहाँ पर ए, फिर आपका है सेल्सियस पैमाने पर उच्च एवं निम्न स्थिर बिंदुओं के बीच विभाजनों की संख्या बेटा क्या होती है हमारी 100। तो बेटा यहाँ पर आ गया हमारा बी। फिर नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम ताप हमारा बेटा क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आ गया हमारा सी। फिर है हमारा त्रिक बिंदु क्या होता है, जिस पर ठोस द्रव और गैस सभी अवस्थाएं एक साथ पाई जाती हैं, ये हमारा हो गया डी, यानी कि ए का आर बी का क्यू, ए का आर बी का क्यू, सी का एस
और डी का पी। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही है, ए का आर, बी का क्यू, सी का एस और डी का पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए संबंध अल्फा बटे टी स्क्वायर बराबर एफ बी प्लस बीटा बटे एक्स स्क्वायर में अल्फा बटे बीटा का विमीय सूत्र है, जहां एफ बल है, बी वेग है, एक्स आपका विस्थापन है, टी समय है, अल्फा बीटा जो है आपके नियतांक है। तो अल्फा बाई बीटा की हमको क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है, विमा निकालनी है। तो बेटा हमारा यहाँ पर है अल्फा बाई टी स्क्वायर बराबर एफ बी प्लस बीटा बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमने जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में पढ़ रखा है कि जो जो विमा इनकी होगी वही विमा क्या होगी, इनकी होगी। तो यानी कि अल्फा बटे टी स्क्वायर को किसके बराबर लिख सकते हैं, बीटा बटे एक्स स्क्वायर के लिख सकते हैं। तो अल्फा बटे बीटा बराबर बेटा क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या लिखेंगे, टाइम की डायमेंशन क्या होती है टी स्क्वायर, और एक्स जो है दूरी की डायमेंशन क्या होती है एल, तो हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एल माइनस टू टी टू। ठीक है। और अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा आ जाएगा एम जीरो एल माइनस टू टी टू। किसकी डायमेंशन है बेटा, ये अल्फा बाय बीटा की। ठीक है। तो हम देखें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेटा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है, एम जीरो एल की पावर माइनस टू और टी की पावर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी पदार्थ के लिए ताप व समय का आरेख चित्रानुसार प्रदर्शित है। यदि पदार्थ का द्रव्यमान 2 ग्रा तथा ऊष्मन की दर यानी कि Q बाई टी आपको 25 जूल पर सेकेंड हो, तो गलन की गुप्त ऊष्मा यानी कि हमको गुप्त ऊष्मा L, या हमारा जो गुप्त ऊष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट हमको यहाँ पर निकालनी है। तो बेटा वो बोल रहा है कि ऊष्मन की दर 25 जूल पर सेकेंड है, यानी कि एक सेकेंड में कितनी ऊष्मा है हमारी, 25 जूल। ठीक है। तो यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 0 से 5। ठीक है। पहले हम लोग समय हमारा 0 से 5 है, तब हमारा टेम्परेचर कितना है 25। फिर उसके बाद हमारा समय बढ़ रहा है लेकिन हमारा ताप क्या है, बिल्कुल स्थिर है। फिर हमारा क्या है, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे जैसे ताप हमारा बढ़ा, फिर सी से डी गए तो हमारा ताप क्या है, स्थिर हो गया। तो हमारा ग्राफ जो है इस तरह से जा रहा है। तो हम पहले यहाँ से 0 से 5 तक हम देखते हैं। तो अगर एक सेकेंड में 25 जूल ऊष्मा लग रही है, तो बेटा हमारे 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा लगनी चाहिए, 5 सेकेंड में हमारी लगेगी 25 इंटू 5, यानी कि हमारा आया यहाँ पे 125 जूल। 5 सेकेंड में हमारी 125 जूल ऊष्मा लग रही है। और Q इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है ml। तो Q हमारा आया यहाँ पे 125 और m की वैल्यू आई बच्चा हमारी यहाँ पर दिया हुआ है 2 kg, 2 और L हमको निकालना है। तो यहाँ बेटा L हम सॉल्व करेंगे तो 125 बटे आया हमारा 2, यानी कि आया 62.5 आपका जूल पर केजी, 62.5 जूल पर केजी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है, 62.5 जूल पर केजी। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, यदि अदिश ए बी और सी के परिमाण क्रमशः 24, 7 और 25 इकाई है, यदि a प्लस बी यानी कि वेक्टर a प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर c है, तो सदिश a एंड b के बीच का कोण होगा। a और b के बीच का बेटा कोण पूछ रहा है हमसे, और बेटा हमें ये कंडीशन दे रहा है। तो ये अगर हमें ये कंडीशन दे रहा है तो हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे। बेटा हमारा है यहाँ पर वेक्टर a प्लस वेक्टर बी बराबर आपको दे रहा है वेक्टर सी, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा cos थीटा बराबर हो जाएगा c स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू बेटा आपको दे रहा है 24 का स्क्वायर, b की वैल्यू दे रहा है आपको 7 का स्क्वायर, और 2 इंटू 24 इंटू 7 इंटू कॉस थीटा, और c की वैल्यू दे रहा है आपको 25 का स्क्वायर। तो बेटा 24 का स्क्वायर आपका और 7 का स्क्वायर दोनों का क्या करेंगे, जब हम लोग निकालेंगे एडिशन तो क्या होता है हमारा 576 होता है, और ये हमारा होता है बेटा 49 प्लस 2 इंटू 24 इंटू 7 कॉस थीटा।
ठीक है, बराबर हो गया हमारा 625, और ये भी हमारा ऐड होकर के बेटा क्या हो जाएगा 625। तो जब 625 से घटा तो यानी कि 2 इंटू 24 इंटू 7 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 625 बराबर क्या हो गया 0। और जब ये पूरी संख्या नीचे चली गई तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो कॉस में 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री या कॉस पाई बाई डिग्री, सॉरी कॉस पाई बाई 2। ठीक है, तो हमारा पास आंसर क्या आया, थीटा की वैल्यू क्या आई बेटा पाई बाई 2। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हम देखते हैं सारे ऑप्शंस को, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है, पाई बाई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, दो छड़ें जिनकी लंबाई व्यास और पदार्थ समान है ऊष्मा की किसी मात्रा को 16 सेकंड में प्रवाहित करती हैं, जबकि उनको सिरों से जोड़ा जाता है, तो ऊष्मा की वही मात्रा वो कितनी देर में प्रवाहित करेंगी यदि उनको लंबाई के निर्देश आपस में जोड़ा जाए। तो बेटा किसमें, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं उसको समांतर क्रम में जोड़ना है। कैसे, पहले वो सिरों से जोड़ रहा है तो वो श्रेणी क्रम हुआ, और जब हम उसको क्या जोड़ रहे हैं लंबाइयों से जोड़ रहे हैं तो वो हमारा क्या हुआ समांतर क्रम। ठीक है, तो हमारा इस तरह से जब वो लंबाइयों से जोड़ रहा है, जब सिरों को क्या जोड़ रहा है सिरों से जोड़ रहा है, तो अगर इसकी लंबाई l है इसकी लंबाई l है तो टोटल लंबाई बच्चा क्या हो गई, टोटल लंबाई हमारी हो गई 2l। ठीक है, तो टोटल लंबाई हो गई 2l। और जब बेटा वो क्या जोड़ रहा है इस तरह से जोड़ रहा है, आपको लंबाइयों में जोड़ रहा है, तो इसका एरिया a है इसका एरिया a है, टोटल एरिया क्या हो गया बेटा 2a हो गया। समझ में आई इतनी बात। तो बेटा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और टी हमको उसने दे रखा है 16 सेकेंड, और वो बोल रहा है कि जब हम उसे लंबाइयों में जो है जोड़ते हैं या लंबाइयों में हम लोग रखते हैं तो उस समय हमारा जो हमारा टाइम होगा, जो हमारा समय होगा वो क्या होगा, कितनी देर में प्रवाहित करेगी। तो ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पर फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू होता है बेटा हमारा K कॉस K डेल्टा थीटा टी बाई आपका होता है एल। ठीक है, ये होता है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें दो दो हमारे पास कंडीशन है, एक श्रेणी क्रम वाली एक समांतर क्रम वाली। तो हमारा अब हम पहले सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम वाली कंडीशन लगाते हैं, तो Q बराबर आपका हो जाएगा K, ए तो चेंज नहीं हो रहा है, थीटा भी नहीं चेंज हो रहा है, टाइम उसने दिया है हमको 16 सेकेंड दोबारा, और दूसरा क्या है एल हमारे क्या हो रहा है दुगने हो जा रहे हैं, तो यहाँ 2l हो जा रहा है। ये तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 हुई। दूसरी इक्वेशन नंबर हमारी ऊष्मा वही है, हो गया k, और एरिया क्या हो जा रहा है हमारे दुगने हो जा रहे हैं, तो 2a हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डेल्टा थीटा टी वो हमसे पूछ रहा है, बटे एल हमारा वैसे ही रहेगा। अगर हम दोनों को क्या कर दें भाग कर दें या डिवाइड कर दें, तो एल से हमारा बेटा एल से आपका एल कटा, ए से आपका ए कटा, डेल्टा थीटा कटा, के से के कटा, क्यू से क्यू कटा। जब हम लोग इस तरफ देखते हैं इसको तो हमारा आया 1 इज इक्वल टू आपका 1 इज इक्वल टू आया यहाँ पर 16/2 बटे यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 2t बटे 2t, इधर 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 16/4t, 16/4t किसके बराबर आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है, तो 16/4t बराबर है आपका 1 के, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/4 यानी कि 4 सेकेंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है 4 सेकेंड। क्या है हमारा ऑप्शन 4 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, 900 केल्विन पर ऊष्मा हानि की दर यदि वातावरण का तापमान 300 K है और H है, तो जो है 600 केल्विन पर ऊष्मा हानि की दर क्या होगी। तो हमसे ऊष्मा हानि की दर पूछ रहा है, तो बेटा हम लोगों ने स्टीफन का ऊष्मा हानि का दर का नियम जो है फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो स्टीफन का फॉर्मूला क्या होता है, वो बोलते हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका होता है T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। तो बेटा हम लोग इसी फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे, एक है हमारा यहाँ पे H डैश बटे H बराबर यहाँ पर क्या होगा, पहला हमारा ताप है 600, तो 600 की पावर 4 माइनस ये है हमारा 300 की पावर
4 बटे दूसरी चीज हमारी क्या है यहाँ पर 900 की पावर हमारा 4 माइनस 300 की पावर 4। ठीक है, तो हमें क्या टेम्परेचर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, और इसमें कितने बेटा है हमारे, 0 है, 2 0 है और पावर 4 है, यानी कि 10 टू दी पावर 8 जो है हमारी जो है हो जाएगी, सॉरी 10 टू दी पावर 6 हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पे 10 टू दी पावर 6 कॉमन ले रहे हैं, हमारा यहाँ है 9 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। यहाँ पर क्या हो जाएगी, 10 टू दी पावर 6 हमारी कॉमन हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, 10 टू दी पावर 6 10 टू दी पावर 6 कट जाएगा। तो यहाँ 6 की पावर 4 और 3 की पावर 4 हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जब बेटा इजीली। अब तो ये इजी हो गया हमारा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन हमारा आएगा बेटा यहाँ पर 16/3, हमारा सॉल्व होकर जो आएगा उत्तर वो आएगा 16/3। तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू है आपका 16/3, तो h डैश आपका क्या हो जाएगा 16/3h। तो बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 बिल्कुल सही है, 16/3h। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, एक तारा ए द्वारा उत्सर्जित विकिरण सूर्य से उत्सर्जित विकिरण का 4096 गुना है। ठीक है, यदि सूर्य और तारा ए की सतह का तापमान 9000 के और 3000 के हो तो तारा ए और सूर्य की त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। उसने आपको ताप दिए हैं और त्रिज्याओं का अनुपात वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो ताप दिए हैं और त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो स्टीफन का नियम, तो हमारा E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सिग्मा टी की पावर 4 होता है, और सिग्मा ए टी की पावर 4। ठीक है, सिग्मा ए टी की पावर 4, तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4। ठीक है, तो हमारी एक इक्वेशन हो गई, तो हम लोग लिख देंगे E1 बटे E2 इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन हमारी सिग्मा पाई आर स्क्वायर हमारी आ गई यहाँ पर, या हम लोग इजिली लिख सकते हैं, इजिली हम लोग इस तरह से लिखें, इजिली लिख दें कि E जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के और टी की पावर 4 के, तो यानी कि E1 बटे E2 हो जाएगा आपका R1 बटे R2 का होल स्क्वायर और T1 बटे T2 का होल स्क्वायर। तो उसने R1/R2 आपसे वो पूछ रहा है, और वो बोल रहा है कि E1 जो है वो बराबर है 4096 E2 के। क्या बोल रहा है, उत्सर्जित विकिरण का कितना है, 4096 गुना है, यानी कि E1 बराबर 4096 E2। ठीक है, तो यहाँ पे E1 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 4096 E2 बटे E2 बराबर, हमें R1/R2 निकालना है, R1/R2 का स्क्वायर, और T1/T2 आपको दिया हुआ है, क्या दिया है 3000 अपॉन 9000। ठीक है, तो ये हमारा कट गया, पावर 4 है इसकी, यहाँ से यहाँ कटा है, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आया हमारा E2 से E2 कट गया, तो 4096 इज इक्वल टू आया R1/R2 का स्क्वायर इंटू इसके, ये आया हमारा 1/3 की पावर 4। ठीक है, तो हमारा आया 4096 इंटू 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू R1/R2। ठीक है बेटा, जब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ले लो इसका, अंडर रूट कर दो इसको, तो अंडर रूट करेंगे तो 4096 है, ठीक है, उसका अंडर रूट निकालते हैं तो 4096, यानी कि हमारा जा रहा है ये 36, यहाँ 36 आया, और बेटा यहाँ पे आया हमारा 4, और यहाँ आया 296। ठीक, अब यहाँ 6 का हो गया, यहाँ पे 12 और यहाँ पे हम लोग अगर 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो 496 आ जाएगा, यानी कि आया हमारा 64। इसका अंडर रूट हमारा आया 64, और ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा आपका 9, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू R1/R2। ठीक है बेटा, तो 64 इंटू 9 आएगा आपका 576 R1/R2 बटे 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा,
हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल सही है, 576:1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जब पिंड को ऊपर की ओर फेंका गया तो वेग समय ग्राफ होगा। तो बेटा किसी भी पिंड को क्या कर रहे हैं हम, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। ठीक है, किस कोण पर फेंक रहे हैं ये नहीं बता रहा है, हम पिंड को क्या है ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। यहाँ पे वैसे ऊर्ध्वाधरता होना चाहिए कि अगर हम किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं तो जब हम लोग ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे तो उनमें जो बेटा वेग समय ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक सीधी रेखा होगा। क्या होगा, एक सीधी रेखा होगा। हम लोगों ने ग्राफ पढ़ रखे हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 20वां क्वेश्चन है, कौन सा ग्राफ कण की विस्थापन को विरामावस्था को जो है दर्शाता है। तो विरामावस्था को दर्शाता है। पहला हमारा जो ग्राफ है वो एस और टी के बीच में है, विस्थापन और समय के बीच में है। दूसरा ग्राफ हमारा वेग और समय के बीच में, तीसरा हमारा त्वरण समय के बीच में है, और चौथा हमारा समय और विस्थापन के बीच में है। ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा ग्राफ विरामावस्था को दर्शाता है। तो अगर पहला ग्राफ देखें तो यहाँ क्या है, जब हमारा टी की कुछ वैल्यू थी तो हमारा एस भी बढ़ रहा था, जब हमारा टी की यहाँ वैल्यू बढ़ रही है एस भी बढ़ रहा है, तो हमारा क्या आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, यानी कि हम क्या है, हम विरामावस्था में नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर वेलोसिटी, हमारा टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, फिक्स है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, फिक्स है। ठीक है, यानी कि हम चल रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी में तो ये भी जो है विरामावस्था में नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका त्वरण, समय बढ़ रहा है, त्वरण एक समान है, यूनिफॉर्म जो है वो आपका त्वरण है, तो यानी कि उसमें वेग होगा, वो चल रहा है, विरामावस्था में नहीं है। लेकिन अगर हम ऑप्शन 4 देखें तो हमारा क्या है, यहाँ पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है लेकिन हमारा जो है, हमारी जो स्थिति है वो क्या है, समान है। हम जो हमारे जो विस्थापन है वो चेंज नहीं हो रहा है और समय बढ़ता जा रहा है। तो जब हमारा विस्थापन नहीं चेंज हो रहा है यानी कि हम जो है कहीं आगे जा ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हम क्या है, विरामावस्था में। तो कण हमारा विरामावस्था में कब होगा, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कि जब हमारा जो एस है वो समान है और टाइम हमारा बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़का अपने घर के सामने गली में पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करता है। घर से उसकी स्थिति ग्राफ में प्रदर्शित की गई है। संपूर्ण समय में लड़के की औसत चाल होगी। बेटा वो आपसे औसत चाल पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले आप ग्राफ देखिए। ग्राफ हमको क्या दिया है, हमको ग्राफ पोजीशन और टाइम के बीच में, यानी कि स्थिति और समय के बीच का हमको ग्राफ दिया गया है। तो पहले बच्चा जो हमारी हमसे पूछ रहा है औसत चाल, तो औसत चाल क्या होती है, जो है हमारे कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो हमारा क्या है, कुल दूरी कितनी होगी, पहले वो 0 से कहाँ तक जाता है, 40 तक जाता है। तो हमारी पहले वो कहाँ तक चला, 0 से 40 तक चला, यानी कि 40 मीटर वो चला। फिर वो क्या है, एक कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाए यहाँ पर, मतलब अपनी स्थिति में विरामावस्था पे है। फिर क्या है, और समय हमारा 5 से 10 सेकंड हो जा रहा है, लेकिन ये विरामावस्था पे है। लेकिन जब 10 सेकंड हो जाते हैं तो अब ये कितना चल रहा है, यहाँ से ये यहाँ तक जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो ये चला तो हमारा 40 है, और यहाँ से यहाँ तक चला तो ये हमारा किसके बराबर है, 20 के। यानी कि कितना चला, 40, और यहाँ प्लस क्या है 20, तो 40 + 20 कितना चला, 60 चला। फिर क्या है, जब वो यहाँ पर आ करके फिर जाता है तो वो कितना चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है यहाँ पर 20। कितनी चल रहा है यहाँ पर 20, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 20, तो चल रहा है वो 20। और टोटल हमारा हो गया, यहाँ पर टोटल हो गया दूरी 40 + 60 + 20 हुआ आपका 80 + 40 120। ठीक है बेटा, और टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, टोटल टाइम उसको लग रहा है बेटा 20। टोटल टाइम कितना है हमारा, 20 सेकंड तक है। तो हमारे पास जो औसत चाल आएगी, जो हमारे पास औसत चाल आएगी वो कितने होगी बेटा, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कि 120 बटे 20। तो आया हमारा 6 मीटर पर मिनट, क्योंकि हमें टाइम जो है ना बेटा मिनट में दिया है, तो 6 मीटर पर मिनट में ही हम आंसर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक कण की स्थिति t के फलन x बराबर t + t² - t³ में दी गई है। जब कण का शून्य त्वरण प्राप्त, जब कण जो है आपका शून्य त्वरण प्राप्त कर लेता है तब उसका वेग होगा। तो बेटा हमसे क्या बोल रहा है कि जब कण शून्य त्वरण प्राप्त कर लेता है, यानी कि a क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो x यानी कि स्थिति आपको क्या दी है, t + t² - t³। ठीक है,
स्थिति आपको क्या दी है, टी प्लस टी स्क्वायर, टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो इससे हम वेलोसिटी निकालेंगे तो dx बाई डी टी, वेग कैसे निकलेगा, dx बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2t माइनस 3t स्क्वायर। अब वेग आ गया है तो हम तुरंत निकाल सकते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv बाई dt। v तो हमें मिल ही गया है यहाँ पर, तो क्या करेंगे इसको, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 6t। अब वो बोल रहा है जब त्वरण जीरो, वो शून्य त्वरण प्राप्त कर लेता है, यानी कि त्वरण को क्या रख दे, शून्य रख दे, तो 2 माइनस 60, तो ये हो जाएगा हमारा 60 इज इक्वल टू 2, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। तो समय हमारा बेटा आ गया 1/3। तो हमसे वेग पूछ रहा है, तो वेग जब हमने यहाँ निकाला था तो वेग किसके बराबर आ रहा था, 1 प्लस 2t माइनस 3t स्क्वायर के। तो t की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 प्लस 2 इंटू 1/3 माइनस 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर। तो आया हमारा 1 प्लस 2/3 माइनस 3 इंटू 1/9, तो यह हो गया हमारा 1 प्लस 2/3 माइनस 1/3। तो बेटा यहाँ पर आ गया हमारा 1 प्लस 1/3, यानी कि आएगा, एलसीएम लेंगे तो 4/3। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही आएगा बेटा, 4/3 आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है, 4/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा कि एक पत्थर किसी h ऊंचाई की मीनार से छोड़ा जाता है तथा यह 30 सेकंड में पृथ्वी तल तक पहुंचता है। उसी मीनार से दो पत्थर एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, एक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंक रहे हैं। समान वेग समान है, समान u वेग से फेंके जाएं तथा उनके द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगे समय क्रमशः उन दोनों पत्थरों के बीच में लगे समय क्या है, 9 सेकंड है और 4 सेकंड है, तब t का मान होगा। तो बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, t का मान पूछ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम मीनार से फेंक रहे हैं तो h क्या है हमारा सेम ही है सबके लिए। तो और पहले जब पत्थर हाथ में है, पत्थर हमने फेंका नहीं, तो u क्या हो जाएगा हमारा जो है 0 हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन आएगी हाफ gt स्क्वायर। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, हम लोग कंडीशंस देखते हैं। तो कंडीशन में क्या है हमारा, पहले के लिए देखें, जब हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो h इज इक्वल टू बेटा हमारा होगा, टाइम हमको दिया है 9 सेकेंड, तो 9u जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं माइनस 9u प्लस हाफ जी टी, टी की जगह क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। दूसरी कंडीशन में देखो h बराबर हो जाएगा बेटा 4u प्लस हाफ g और 4 का स्क्वायर, जब हम लोग 4 सेकेंड, जब उसका टाइम 4 सेकेंड है। तो एक इक्वेशन ये आई, एक इक्वेशन बेटा हमारी ये आई। अब दूसरा हमारा क्या हुआ, हमारी एक इक्वेशन ये है, ठीक है, ये भी h है और ये भी h है, तो इन सभी इक्वेशंस को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यानी कि हाफ जी टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, माइनस 9u प्लस हाफ जी 9 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, हाफ जी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4u प्लस हाफ जी 4 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो बेटा अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस तरफ ले आ रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ जी हमारा कॉमन आ जाएगा, जब हम जी वाले टर्म इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बराबर माइनस 9u। इसी तरीके जब हम लोग इधर करते हैं तो इधर भी हमारा हाफ जी कॉमन आ जाएगा और आएगा हमारा अंदर टी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 4u। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई बेटा थर्ड, और ये इक्वेशन बेटा हमारे पास हो गई सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। तो जब इनको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा बेटा हमारा 9u अपॉन, बेटा आया हमारा 9u अपॉन 4u बराबर आया बेटा हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर बटे 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो बेटा 1/g/2 हमारा कट गया, u/2 सॉरी u और u भी हमारा कट गया। तो बेटा आया हमारा माइनस 9/4 इज इक्वल टू आया टी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो माइनस 9 हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर 4 टी स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। तो बेटा हमारे यहाँ पे आया माइनस 9 टी स्क्वायर और यहाँ पे हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16 और 16 9 जा बेटा हमारा होता है 144। ठीक है बेटा,
16 9 से हमारा होता है 144, यानी कि 16 नवैया 144, और यहाँ माइनस था इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4t स्क्वायर होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, 9 का स्क्वायर बेटा होता है 81, 81 इंटू 4, यानी कि 4 एकम 4, 4 रूट 32, यानी कि यहाँ पर आया बेटा -324। यहाँ पर आया हमारा 13t स्क्वायर बराबर बेटा 13t स्क्वायर इस तरफ ले जाएंगे तो 324 प्लस आया हमारा 144, 324 144, तो यहाँ पे आया 8, यहाँ आया 6, यहाँ पे आया 4, 468, 468। तो हमारा आ गया यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर आ गया बेटा 468/13। ठीक है बेटा, तो 13 से ही इसको भाग देते हैं हम लोग, किसको भाग दे रहे हैं 468 को, तो 468/13 करो तो 13 त्याई होता है बच्चा 39, तो यहाँ पर आया 7 8, और 13 छक्का होता है 78, तो बेटा टी स्क्वायर किसके बराबर आया, इसको हम लोग इस तरफ लिखते हैं, तो टी स्क्वायर बराबर आ गया बेटा हमारा आया हमारा 36 के, तो t इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा √36 यानी कि 6, तो t इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 6 सेकेंड, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है 6 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नीले तारे का ताप लाल तारे की तुलना में उच्च होता है, वीन के विस्थापन नियम के अनुसार t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λm। ठीक है, तो बेटा देखिए नीले तारे का ताप लाल तारे से की तुलना में अधिक होता है, यानी कि जो नीले तारे की जो बेटा तरंग दैर्ध्य होती है ना वो लाल तारे की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए उसकी तुलना में ताप उसका क्या होता है, नीले तारे का ताप जो है लाल तारे की तुलना में उच्च होता है, यानी कि जो उसकी तरंग दैर्ध्य होती है नीले तारे की क्या होती है, कम होती है लाल तारे से। ये हम लोग, और जो हमारा वीन का नियम है ना वो लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य और समय में सॉरी तापमान में ही क्या बताता है, रिलेशन बताता है, यानी कि जो हमारा ये है t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ1, इस जो हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट है, जो कथन फर्स्ट है उसको क्या कर रहा है, बिल्कुल सही ठहरा रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन पहला देखते हैं, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बेटा पहले ही ऑप्शन हमें पहले ही मिल गया है कि कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बेटा हमारा एक द्रव्य जिसका द्रव्यमान आपका 20 ग्राम और विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है और दूसरा है 80 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया गया है, दूसरा द्रव्य जिसका द्रव्यमान 10 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा आपकी 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है और उसको 80 डिग्री ताप तक गर्म किया गया है, यदि दोनों द्रव को मिलाया जाए तो मिश्रित द्रव का परिणामी ताप होगा। तो बेटा हमसे क्या पूछ रहा है, थीटा मिक्सचर पूछ रहा है, थीटा मिश्रण पूछ रहा है, तो थीटा मिक्सचर का फार्मूला क्या होता है बेटा, सभी को पता है m1s1 θ1 प्लस m2 s2 θ2 अपॉन m1s1 प्लस m2 s2। तो बेटा m1 हमें पहले क्या दिया है, 20 ग्राम दिया है, तो यहाँ पे 20 ग्राम, और हमें क्या दिया हुआ है, क्या द्रव जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं, द्रव को गर्म कर रहे हैं, यानी कि हमारा जो विशिष्ट ऊष्मा आ रही है, विशिष्ट ऊष्मा हमारी क्या है 1, और इंटू थीटा हमें क्या दिया हुआ है, थीटा हमें दिया है बेटा 80 डिग्री, तो यहाँ 80 हो गया, m2 हमें दूसरा द्रव्यमान दे रहा है 10 ग्राम, तो यहाँ पे 10, विशिष्ट ऊष्मा 1, और थीटा हमारे दूसरा क्या दे रहा है, थीटा हमको क्या दे रहा है बेटा, नहीं विशिष्ट ऊष्मा हमको दे रहा है 2 कैलोरी, तो यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा हो गया 2 कैलोरी, और थीटा हमको क्या दे रहा है 80 डिग्री ही दे रहा है, बटे m1s1, यानी कि m क्या है हमारा यहाँ पर, m है 20, और s1 s हमारा क्या है बेटा यहाँ पर 1, प्लस m2s2, m2 बेटा हमारा यहाँ पर क्या है, m2 है 10 और ये है 2। ठीक है, तो यहाँ आया हमारा 2 इंटू 80, 2 इंटू 80 तो हमारा आया 160, ये हमारा क्या आया 2 इंटू 80, 2 इंटू 80 इंटू 2, तो ये भी हमारा आया 160। ठीक है बेटा, तो अब हमारा यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं 1600 यहाँ पर आया हमारा 40, तो हमारे यहाँ 3200/40, तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया बेटा
80 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बेटा आएगा सही? हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन जो है आपको यथार्थ सर आपसे जो है डिस्कस करेंगे। और सर आइए प्लीज। जय श्री राम बच्चों। तो देखिए, आज हम आप देख रहे हैं नीट 4 यानी जो 14 जुलाई को पेपर हुआ, बड़ा ही शानदार पेपर था, बहुत बढ़िया तरीके से आशा है कि आप लोगों ने किया होगा। तो अभी 1 से 25 सवाल का सॉल्यूशन नैना मैम ने कराया और बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको समझा। आइए 26वें सवाल से हम आप देखते हैं। तो देख बेटा, पहला सवाल जो 26वां सवाल है क्या कह रहा है, किसी 1 ग्राम क्या कह रहा है, किसी 1 ग्राम पदार्थ को अगर मान लो क्या दी गई ऊष्मा अगर वो उसका 1 डिग्री ताप बढ़ाती है तो बताइए उसे हम आप क्या कहेंगे। तो ये तो बड़ा ही सरल और सहज सा सवाल है कि अगर किसी पदार्थ या वस्तु के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो दी गई ऊष्मा को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहा करते हैं। बोलो क्लियर है? बड़ा ही सरल सा सवाल था सर, जल्दी आगे बढ़ जाइए। यानी कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आसन्न भुजाएं सदिशों यानी माना सदिश ए का मान i कैप ऋण j कैप धन 3 k कैप है और कह रहा है b सदिश का मान है 2i माइनस 7j धन k कैप। तो कह रहा है क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा देख बेटा, अगर ध्यान से देखेंगे तो क्षेत्रफल के लिए आपने सूत्र पढ़ा है क्या कि पहले आपको दोनों का कौन सा गुणनफल करना है? जवाब है सदिश वाला। फिर उसका परिमाणी ले लीजिए यानी मैग्नीट्यूड ले लीजिए। आइए सर a क्रॉस b करके समझते हैं क्या आएगा। ऐसे i बनाइए, j बनाइए और k बनाइए। बाबू रे, यहाँ पे i के पहले 1 लिखिएगा, यहाँ पे j के पहले -1 लिखिएगा, यहाँ 3 लिखिएगा और यहाँ पे नीचे b के लिए i की जगह क्या 2, यहाँ -7 भैया रे, यहाँ 1। अच्छा सर पहले a क्रॉस b क्या होगा ये देख लेते हैं। तो जवाब है a क्रॉस b का मान आएगा क्या? डब्बा लगा सर आइए, धन डब्बा लगा धन जे सर डब्बा लगा धन के। सर आई निकालते समय हमने आई ढकना था तो 1 1 कम 1 लेकिन ऋण के साथ है तो बाबू -1 यानी ऋण 1 आएगा। आगे बढ़ने से पहले सूत्र कहता है ऋण लगाइएगा। 7 3 21 लेकिन माइनस के साथ सर ये क्या हो जाएगा? ऋण 21 हो गया या कह ले -21 हो गया। अच्छा सर जे चाहिए जे ढक दिया तो आगे से बढ़ेंगे सर, सबके आगे प्लस लगाए हैं यानी सबके आगे शुरू करना है। इसका मतलब जे चाहिए जे ढके हैं तो 3 दूनी तो सर 6 हो जाएगा। अरे ऋण आगे बोलिए सर 1 1 कम 1 सर के चाहिए के आगे तो आई ही आएगा यानी के चाहिए के ढका 1 सत्ते -7। आगे बढ़ने से पहले ऋण 1 दूनी -2 यानी सर ये -2 हो गया। तो आइए देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 21 में x जाएगा तो 20 आए धन 5j बाबू रे माइनस माइनस +2 और -7 यानी -5 के कैप। ये हमारे आपके सामने a और b का सदिश गुणनफल आया। सर अगर इसके हम परिमाणी की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो बाबू रे क्या निकल के आएगा? जवाब है कोष्टक में, अरे ऋण क्या करड़ी में अरे 20 के घाते 2 धन 5 के घाते 2 धन क्या -5 के घाते 2 या ऋण -5 के घाते 2। सर इसको हल करेंगे तो ये तो 400 धन 25 सर इसको बोलिए करड़ी में 450। क्या बोलेंगे सर? करड़ी में 450 यानी सर ये बाहर निकलेगा तो 15 15 मम 225 होता है, लेकिन 2 से करड़ी में गुणा कर दीजिए तो करड़ी में कुल 450 आएगा। अरे बोल भैया रे, क्या ये करड़ी में 450 का मान क्या ये 15√2 के मान के समान है क्या? अर्थात जो विकल्प पुनः बन जाएगा वह 27वां का क्या आएगा? जवाब पाइएगा दूसरा। बोलो बाबू रे क्लियर है?
बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर, बड़ा ही शानदार सा सवाल था, आगे देखिए। कह रहा है ए सदिश और ए2 दो अंशरेखिक इकाई सदिश। अच्छा, इकाई सदिश है, इसका मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड अंग्रेजी में सर कब से कह रहे हैं वह एक होगा। बोल बाबू रे, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात? अब कहना चाहता है कि अगर ए धन बी का जो आ रहा है परिमाणी यानी मैग्नीट्यूड, वह √3 गुना √3 आ रहा है। कितना आ रहा है? √3, यानी करड़ी में 3। तो आइए पहले इसको हल करिए। सर किन्हीं एक दो वेक्टर का क्या हो जाएगा रिजल्टेंट? तो जवाब है अगर यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आएगा क्या? करड़ी में पहले का स्क्वायर, और बोल बाबू रे क्या हो जाएगा? धन दूसरे वाले का स्क्वायर, धन 2 इंटू पहला वाले का मान इंटू दूसरा वाले का मान इंटू कास दोनों के बीच का एंगल। अच्छा सर, इसके नाते अब देखिए क्या आने वाला है परिणाम। तो यानी ये मान कह रहा है करड़ी में 3 के बराबर है। अगर ये करड़ी में 3 के बराबर है तो आइए सर इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यानी करड़ी हटा दिया दोनों तरफ से, तो 1 का स्क्वायर 1 धन 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। भैया ये 3 के मान के समान हो गया। और आप पाइएगा कि ये 2 कॉस थीटा का मान कितना आ रहा है? 2 कॉस थीटा का मान भैया रे आपका आ रहा है किसके समान? तो जवाब है 3 के। 3 - 2 यानी 1 के। तो cos थीटा का मान 1/2 के मान के समान आएगा। बोलो क्लियर है? cos थीटा का मान 1/2 के मान के समान आएगा। फिर से देखना चाहे तो देख ले सर, क्या ये इकाई सदिश है? अगर इकाई सदिश है तो इसका मान 1 होगा, यानी करड़ी में क्या इसका कैसे लेंगे मैग्नीट्यूड? तो करड़ी में 1 का स्क्वायर यानी 1, अरे दूसरे वाले का भी स्क्वायर यानी कि 1 ही का स्क्वायर 1, धन 2 इंटू पहले वाले का मान 1 धन दूसरे वाले का मान भी मान लो 1 इंटू कास दोनों के बीच का कोण बराबर ये क्या है? करड़ी में 3। करड़ी दोनों तरफ से हटाइएगा तो कास थीटा का मान 1/2 पाइएगा। अच्छा सर, इसको हल करके बताना है सर इसका मान किसके बराबर है? तो आओ बाबू रे देख लेते हैं। जवाब है अगर लिखा है A1 क्या है? ऋण में A1 ऋण में अच्छा सर, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है यानी अदिश गुणनफल करना है सर। तो ये 2A1 अच्छा धन A2 है। बाबू रे ये क्या होगा? पहले इसका इसके साथ करिए फिर इसके साथ। अच्छा सर, फिर इसका इसके साथ और इसके साथ, यानी ये हो जाएगा A1 अदिश गुणनफल 2A2, अरे बोला अरे 2A1 और धन धन का धन आएगा A1 अदिश गुणनफल A2। अच्छा बाबू रे ऋण धन का ऋण आ गया, अरे A2 अदिश गुणनफल 2A1। अच्छा सर, ऋण धन का ऋण आ गया A2 अदिश गुणनफल A2, यानी कहिएगा यहाँ क्या A1 क्या है? एक ही दिशा में है यानी cos थीटा 0 होगा, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 ही आएगा। अच्छा सर, धन आगे A1 A2 का मान 1 गुणे 1 ही, लेकिन cos A1 A2 के बीच का कितना कोण है? जवाब है 60, यानी cos थीटा का मान कितना रहा बेटा? cos थीटा का मान आपका 1/2 लिख दीजिए। ऋण A1 2A2 में 2 इंटू क्या? A1 A2 का मान 1 इंटू 1। अच्छा इंटू और क्या करेंगे गुणा में बेटा? तो cos थीटा A1 A2 के बीच का कोण 1/2। ऋण A2 एक ही दिशा में है तो 1 इंटू cos 0 एक ही है। बाबू रे अगर ध्यान से देखेंगे ये 2 कट जाएगा। ये सर ये 2 आ रहा है, कितना आ रहा है? 2। अच्छा सर, यहाँ देखिए ये कितना आ रहा है? ऋण 1 अरे ऋण 1 यानी ऋण 2 और 2 ये काट दीजिए सर, ये काट देंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा? धन आधा। क्या बचेगा? धन आधा। बोलो भैया बातें स्पष्ट हो पा रहा है? कहानी क्लियर है? बढ़ जाए मास्टर आगे। एक बार पुनः देखिएगा, इकाई सदिश है तो हम यानी मैग्नीट्यूड का मान कैसे निकालते हैं? सवाल ने उसको क्या करड़ी में 3 दे रखा है उसके बराबर करके पहली बार क्या किए? cos थीटा का मान प्राप्त किए और वही मान दोनों का जो भी अदिश गुणनफल कहा है वो करके भर दिया गया। समान अदिश अरे क्या है? सदिश है तो उसमें कोण जो होगा वो शून्य आएगा यानी cos शून्य का मान अधिकतम 1 हो जाएगा। आइए सर अगला देखिए। कह रहा है
स्तंभ 1 की भौतिक राशियों को स्तंभ 2 की समान विमीय सूत्र वाली भौतिक राशियों के साथ सुमेलित कीजिए। आइए कर लेते हैं सर। दाब, अरे दाब को अंग्रेजी में प्रेशर कहते हैं सर। बल बटे क्या आता है? अरे बताओ बाबू रे। जवाब है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स बटे एरिया। ये सर इसका भी में सूत्र होगा mlt के घाते -2 l के घाते 2 कह सकते हैं ml के घाते -1, अरे t के घाते -2। यह तो सर हमारा दाब है। अच्छा सर बल अभी अभी लिखे हैं सर, बल को क्या बोल दीजिएगा? mlt के घाते -2। सर विकृति और गुप्त उष्मा, विकृति को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं बाबू रे? स्ट्रेन। यानी अगर विकृति या स्ट्रेन की चर्चा की जाएगी, परिणाम स्वरूप आप डेल्टा एल बटे एल पाइएगा। और मजे की बात तो यह है कि ऐसे कई आपने भौतिक राशियां पढ़ी हैं जो विमाहीन हैं। अच्छा सर कौन विमाहीन है? जैसे सापेक्ष घनत्व, जैसे विकृति। अच्छा सर सापेक्ष यानी किसी का भी रेशियो अगर लीजिएगा, परिणाम स्वरूप तो दोनों का बीमा बीमा कट जाएगा, अर्थात वह बीमाहीन हो जाएगा। यानी यह क्या होगा? m के घाते 0, l के घाते 0, t के घाते 0। यानी आप कह सकते हैं कि विकृति की चर्चा की जाएगी तो विकृति वाला जो होगा उसका बीमी सूत्र m के घाते 2, l के घाते m के घाते 0, l के घाते 0 और t के घाते 0 आएगा। बोलो क्लियर है? ये सर अब गुप्त उष्मा यानी उष्मा है यानी ऊर्जा के समान होगा तो कह सकते हैं ml के घाते 2, t के घाते -2। बोलो भैया कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा आइए सर अब बारी बारी से मिलान करते हैं। तो जवाब है ऊर्जा प्रवणता। ए बेटा रे ऊर्जा प्रवणता यानी ऊर्जा बोले तो एनर्जी का क्या? ml के घाते 2, t के घाते -2। प्रवणता में क्या हो जाएगा बताओ? प्रवणता में नीचे लंबाई लिखा जाता है, यानी एक लंबाई कट जाएगा तो ये mlt के घाते -2 आएगा, अर्थात बल B वाला S के समान हो गया। B वाला S के समान आपके दो विकल्पों पहला और तीसरा में है। सर अब आप बताएंगे ऊर्जा घनत्व यानी यहाँ जो ml2 t-2 के बटे में क्या लिखेंगे? घनत्व है तो l के घाते 3, अर्थात ये ml के घाते -1, t के घाते -2 हो जाएगा। यानी आप पाइएगा यह तो मान किसके? दाब के बराबर है। यानी a का r किसमें है सर? दोनों में है। यानी अभी तक लड़ाई चली रहा है पहला तीसरा में, क्योंकि दूसरा देखा B वाला तो जवाब है सर S से मिल गया। अरे सर जब आपने A वाला देखा तो वो R से मिल गया। वो दोनों पहला तीसरा विकल्प में आगे बढ़िए सर। विकृति यानी स्ट्रेन का P है, यानी स्ट्रेन का P है, C का जो होगा वह P तीसरे में दिया है। इस हिसाब से बाबू रे आप पाइएगा क्या पाइएगा कि विकृति यानी स्ट्रेन जो होगा वो विमाहीन है, और सापेक्ष में जो भी बातें होंगी यानी रिलेटिवली कोई बातें होंगी, रेशियो की बातें होंगी तो वो भी क्या होगा? विमाहीन होगा। यानी सी का आप पी कह सकते हैं, सी वाले का। इसका मतलब तीसरा विकल्प सही है। गुप्त उष्मा भी गुरुत्वीय विभव के समान आएगा। बोल बेटा बढ़े आगे। चलिए सर अब अगला कह रहा है एक कार चित्रानुसार सीधी रेखा ओपी के अनुदिश गति कर रही है। यह ओ से पी तक 18 सेकेंड, यानी ओ से पी तक जाने में इसको कुल 18 सेकेंड लग रहा है। सर कितनी दूरी चल रही है? जवाब है 360 मीटर। अच्छा सर कह रहा है और P से Q तक 6 सेकंड में लौटती है, यानी P के बाद फिर अगर पुनः पलटी मारी Q तक तो वहां 6 सेकंड लग जाएगा। यानी O से अगर P जाएंगे 18 सेकंड, O से P होते हुए Q तक आएंगे तो 6 सेकंड और जोड़ लीजिए साहब, यानी कुल कितना लग जाएगा? अरे O से Q तक आने में 18
18 6 24 सेकेंड लग जाएगा। सर कह रहा है ओ से पी की ओर तथा ओ से पी होते हुए क्यू पर आने पर औसत वेग, क्या पूछा है? औसत वेग। ये बेटा रे औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बटे कुल दूरी, कुल विस्थापन बटे कुल दूरी। तो पहले ओ से पी में कुल विस्थापन है 360। अरे समय लिया 18, यानी 18 दूनी 36 कह सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितना औसत वेग होगा? जवाब है बाबू रे 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये कहानी ओ से पी के लिए है, लेकिन औसत वेग का मान ओ से क्यू की बात करें तो ये कितना विस्थापन होगा? जवाब है बाबू रे आपका 240। अरे सर समय कुल कितना लगा? 18 6 24, अर्थात ये 10 मीटर प्रति सेकेंड आप पाइएगा। क्या औसत वेग होगा ओ से क्यू का? यानी ओ से क्यू दोबारा बाद में पूछा है तो ऑप्शन ए और बी में है, जबकि क्या ओ से पी वाला 20 है जो कि ऑप्शन दूसरे में है। इस लिहाज से दूसरा वाला जो है वह विकल्प सही होगा। बोल भैया बढ़े आगे। एकदम सरल प्रश्न था। चलिए सर, कह रहा है 1 सेकंड में कण ए से बी, यानी यहां से आरंभ करके बी तक जाता है, कुल समय लग जाता है 1 सेकेंड। तो बाबू रे अगर माना कुछ ऐसा कि 1 मीटर त्रिज्या है, यानी अगर यह दूरी 1 मीटर है तो अगली ये भी दूरी 1 ही मीटर होगी। तो कह रहा अर्धवृत्ताकार पथ पर चल रहा है, अच्छी बात है। औसत वेग बताइए, परिमाण, औसत वेग का परिमाण पूछेगा तो अभी आपने पढ़ा है कुल कितना विस्थापन है 1 1 2 मीटर। अरे समय कितना ले रहा है? कुल 1 सेकेंड, अर्थात औसत वेग का मान 2 मीटर प्रति सेकेंड के समान आएगा। बोलो क्लियर था? अरे बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर, 150 ग्राम एल्यूमिनियम की उष्माधारिता। अच्छा सर, उष्माधारिता का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे विशिष्ट उष्मा। सर द्रव्यमान कितना दे रहा है? 150 ग्राम इंटू विशिष्ट उष्मा दे रहा है 0.2। ये साहब इसको हल करने पे यह 30 कैलोरी पर ग्राम आएगा। अरे 15 दूनी 30, शून्य देके इसको 0.2 से 2 बनाया, यानी यह कितना आएगा? सर बड़ा ही सरल सवाल आया है सर, बढ़ जाए आगे। हाँ बेटा, वास्तविकता है, नीट में भी ऐसे ही सरल सवाल आते हैं। क्लियर है? किसी वस्तु की औसत वेग तथा औसत चाल की सांख्यिकी मान का अनुपात होगा। ये बेटा रे औसत वेग जो होता है विस्थापन बटे समय होता है, और औसत दूरी की बात करेंगे, अरे औसत चाल की बात करेंगे तो औसत चाल तो कुल दूरी बटे क्या होता है? समय। हम जानते हैं सीधी रेखा में अगर गति है तो आप पाइएगा, क्या पाइएगा? विस्थापन दूरी के मान के समान है। बाकी हर क्षण में आप पाइएगा कि विस्थापन का मान क्या होता है? क्या आता है? कुल दूरी से कम आता है। अर्थात आप कह सकते हैं औसत औसत वेग का मान औसत चाल से कम या बराबर हो सकता है। इसका मतलब अगर औसत वेग का अनुपात निकाले, किसका? औसत वेग का। किसके संदर्भ में, किसके सापेक्ष में? जवाब है औसत चाल के। तो भैया रे यह मान क्या ऊपर वाला एक बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसलिए यह क्या होगा? बराबर या कम एक के आएगा। एक या एक से कम वाला विकल्प संख्या दूसरा हमारा आपका क्या है? जवाब है, सही है। बोलो भैया, कहीं कोई समस्या बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर, अब देखिए अगला कह रहा है तीन एक समान विमी क्षण जिनकी उष्मी चालकता 3 के 5 के 7 के, इसका 3 के 5 के 7 के है, चित्र में दिखाई गई है, अच्छी बात है। इनके सिरों के तापमान 70 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस है। इनकी संधि का तापमान होगा, यानी जहां संधि कर रहे हैं, मेल मिलाप हो रहा है, अंग्रेजी में कहिए जंक्शन, तो यहाँ का ताप माना T है और वही T का मान ज्ञात करना है। बाबू रे उष्मा धारा की अगर चर्चा करें, हीट करेंट माना H1 आया और यहाँ वो जाके बढ़ गया
H2 और H3 में क्या बोला हमने, माना 70 डिग्री वाले ताप से T की तरफ H1 कुल उष्मा धारा आया यानी हीट करंट आया और इधर रास्ता पथ है उसके पास H2 और कुल H3 में जाने का। आप कह सकते हैं H1 का मान H2 धन H3 के समान होगा। क्या बोला, H1 का मान H2 धन H3 के मान के समान होगा। अच्छा सर, ये कैसे निकाला जाएगा? जवाब है इसका के एच का क्या हो जाएगा H1 का, तो लिखिएगा 3K। अच्छा, समान छड़ है तो एरिया सेम है। अच्छा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 70 माइनस टी बटे, अच्छा इसका लेंथ मान लीजिए L है, ये बराबर होगा किसके, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5H, अरे सॉरी 5K एरिया A। भैया रे ये T से 30 की तरफ जा रहा, T बड़ा ताप है, माइनस 30 बटे में इसका लंबाई L, धन धन धन। सर इसमें देखिए सर क्या होगा 7K, और क्या हो रहा है सर, एरिया ए समान छड़ है, कह रहा है क्या, ताप T में से शून्य घटाइए T बड़ा है बटे L, यानी आपने सर लिखा है, सर आपने क्या लिखा है यहां लिख दीजिए साफ साफ, जवाब है 3Ka 70 T भागा L बराबर क्या 5Ka T माइनस 30, अरे भागा L, धन 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 क्या 7K, अरे बोलो भैया 7K, अरे T माइनस 0 भागा L। सर L को लसअप लेके काट देंगे, अरे अगर यहाँ पे हम कामन माने एक के को तो एक भी कट जाएंगे कामन लेने पे। बोलो क्लियर है? यहाँ आएगा 7 त्रिके 21 यानी 210 ऋण 3T बराबर, अरे 5T ऋण 150, अरे धन बोलेंगे साहब क्या आएगा 7T, क्या हो जाएगा 7T, 7 5 12T, 3 उधर गया 15T हो गया सर। आइए देखिए 15T किसके बराबर है, जवाब है अगर T इधर करे 150 इधर आया तो 15T 210 150 360 हो गया। ए बाबू रे T बराबर 360 बटे 15 यानी 15 दूनी 30, बोले तो कितना 6 बचा, 15 चौका 60 अर्थात 24 डिग्री सेल्सियस आएगा। बोलो क्लियर है? अरे बोल भैया क्लियर है, बड़े आगे मास्टर। चलिए देख बेटा, अब हम आप देख रहे हैं 35वां सवाल, कह रहा है गर्म जल से भरी टोकरी का ताप 75 डिग्री से 70, यानी पहली दफा क्या 75 डिग्री से 70 जा रहा है कुल T1 समय में, फिर 70 से जा रहा है 65, कितने समय में सर T2 समय में, और फिर पुनः 65 से 60 जा रहा है T3 समय में। तो हमें T1 T2 T3 का क्रम बताना है। भैया रे तापांतर की चर्चा होगी डेल्टा क्यू, तो 5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, अरे भैया रे यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस आ रहा है डेल्टा क्यू का मान। अच्छा सर अब आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि अगर सूत्र देखा जाए तो यानी डेल्टा ये जो लिख रहे हैं डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी टाइम वाला ये टी, ये होता है के डेल्टा थीटा बॉडी माइनस थीटा सराउंडिंग, अंग्रेजी में यही सूत्र पढ़े थे। ये बॉडी का एवरेज टेम्परेचर यानी कि औसत ताप है, यानी यहाँ बॉडी का औसत ताप क्या हो जाएगा 75 धन 70 होल बटे 2 यानी 145 बटे 2, यहाँ बॉडी का औसत ताप आएगा 70 धन 65 बटे 2 यानी कि 135 बटे 2, और यहाँ हो जाएगा भैया रे थीटा बी का 65 धन 60 बटे 2, बोले तो कितना 125 बटे 2। अब कहा क्या जा रहा है सर, अगर ध्यान से देखेंगे डेल्टा थीटा का मान सब में 5 5 5 है, के का मान सबके लिए समान है, तो ये जो टाइम का अनुपात है बॉडी का एवरेज टेम्परेचर पहले का 145 बटे 2 होगा, ऋण सराउंडिंग तो सबके लिए सेम है, और फिर 135 बटे 2 ऋण सराउंडिंग होगा, फिर 125 बटे 2 ऋण सराउंडिंग होगा, यानी जब पहली बार रखेंगे T1 टाइम के लिए, मान लो T1 के लिए, तो ये डेल्टा क्यू
बटे T1 बराबर के 1/45/2 ऋण सराउंडिंग वाला ताप। ऐसे ही तीनों के लिए रखिए तो आप पाएंगे यहां अगर मान x आया पहले में x1 तो दोबारा 135/2 करके पाएंगे। अगर x2 आया फिर 125/2 करके ऋण करके लाएंगे x3। तो आपको पता है कि 145/2 में से QS घटाएंगे तो x1 का मान ज्यादा है, और जब 135 में से बटे 2 में से QS घटाएंगे तो x2 का मान उससे कम है, और सबसे कम आएगा जब 125/2, अर्थात कह सकते हैं कि x1 का मान x2 और x3 से ऐसे ही अनुपात में ज्यादा है। फिर आप पाइएगा कि यानी यहाँ x अगर इसको माने हैं पूरे को तो समय के साथ इसका क्या है, बोलो या इनवर्स रिलेशन है, यानी समानुपाती नहीं विक्रमानुपाती है। तो आप पाइएगा इस मान के विक्रमानुपाती अगर समय है तो इसका आर्डर भी विक्रमानुपाती होगा। यहाँ x1 सबसे ज्यादा है तो यहाँ T1 सबसे कम होगा, फिर T2 आएगा और सबसे ज्यादा T3 होना चाहिए, जो कि विकल्प तीसरे में मिल रहा है। बोलो भैया क्लियर है, बढ़ जाए मास्टर आगे। चलिए सर, कह रहा है यदि गर्म वस्तु का ताप 200% तक बढ़ा देते हैं तब उत्सर्जित विकिरण का मात्रा होगी। यानी उत्सर्जित विकिरण की बात करें तो आप पाइएगा क्या, सूत्र कहता है E का जो संबंध है वह T के घाते 4 से है, अर्थात E1/E2 का मान T1/T2 के घाते 4 के समान होगा। पहले माना कितना था उत्सर्ज विकिरण, तो जवाब है E। बाद में कितना है तो हमने कहा चलो E डैश, अरे यही डैश निकालना है, बराबर पहले ताप T 200% बढ़ के 2T हो गया। सर इसके घाते 4 करिएगा, कट जाएगा तो यह मान 1/16 आएगा। ये सर ई पहला था, बाद में ई डैश बराबर 1/16 है। 16 का क्या करिएगा, तिर्यज गुणा, तो तिर्यज गुणा होके ई डैश का 16 का गुणा होके ई डैश का मान 16 ई के मान के यानी पहले वाले का 16 गुना के समान आएगा। अगर ताप 200% बढ़ा देंगे तो उत्सर्जित विकिरण जो है वह 16 गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब वह विकल्प संख्या चौथा होगा। क्लियर है? चलिए सर, अगला कह रहा है आधुनिक तापमापी। देख बेटा, आपने पढ़ा होगा एक ओल्ड थर्मामीटर एक मॉडर्न, तो मॉडर्न वाले में सिर्फ एक ही क्या लिखते हैं, वो लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, जिसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ क्या, वेरी गुड, वाटर, या हिंदी में उसको क्या कहते हैं, जल का त्रिक बिंदु। अच्छा सर रुकिए सर, ये लिखा क्या है, कह रहा है आधुनिक तापमापी में जल का त्रिक बिंदु एक निश्चित मानक बिंदु है। बिल्कुल सत्य बात है, यह एक निश्चित मानक बिंदु है। ये अलग अलग प्रेशर, अलग अलग क्या टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता। इसका मान बाबू रे आपने पढ़ा है, इसका मान 273 क्या पढ़े बताओ बाबू रे, 273.16 केल्विन होता है। अच्छा सर, अगर यह मान क्या प्रेशर यानी कि दाब या ताप पे निर्भर नहीं करता है, मतलब उसके बदलने पे नहीं बदलता है, तो इसके लिए एक निश्चित ताप या दाब होना चाहिए। तो इसका मतलब ऊपर वाला कथन सत्य है कि आधुनिक तापमापी में जल का त्रिक बिंदु एक निश्चित मानक बिंदु है। बिल्कुल सत्य बात है प्रकथन। कारण कह रहा है इसका क्या, किसी पदार्थ का त्रिक बिंदु अद्वितीय होता है, मतलब उसका एक निश्चित ताप क्या होता है, ताप और दाब का मान होता है, अर्थात यह दाब तथा ताप के एक निश्चित मान पर होता है। यह अर्थात ये दोनों बातें पूर्णतः सत्य हैं और कारण प्रकथन का सटीक क्या है बाबू रे, स्पष्टीकरण करता है, अर्थात एक्सप्लेनेशन करता है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात, बढ़ जाए मास्टर आगे। अच्छा सर, कह रहा है तांबे का उष्मा चालकता गुणांक इस्पात यानी स्टील के उष्मा चालकता गुणांक का 7 गुना है। चित्र में दिखाई गई संयुक्त बेलनाकार
छड़ के संधि स्थल, यानी ये संधि स्थल है, इसका ताप T है, तो बताना है तापमान। यानी सर इसका मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप पाइएगा उष्मा धारा की बात करें, हीट करेंट, यानी क्या कहिएगा, हीट करंट की बात करें, या इसी को कहिए सर उष्मा, बोलो भैया रे, क्या बोलिएगा इसको, उष्मा धारा की चर्चा करें तो उष्मा धारा का मान पूरे क्षण भर समान होगा। यानी आप लिखिएगा यहाँ कितना करंट आएगा, तो जवाब है इसका के, तो सर स्टील वाले का तो 7 गुना है। अच्छा इसका एरिया ए, इसका ताप 100 से किधर जाएगा, ऋण टी की तरफ, भागा इसका लंबाई एल, ये किसके बराबर है, इसके के का मान के, इसके एरिया का मान ए, यहाँ कहां से कहा जाएगा, तो टी से 10, टी माइनस 10, अरे भागा कितनी लंबाई है, इसका लंबाई मान लीजिए सर 12 लिखना चाह रहे हैं, सवाल दिया है, तो इसका कितना है 6, भैया रे 6 मारा 12 को 2 बार। अच्छा सर ये के कटा तो आप लिख सकते हैं इसको 700, अच्छा माइनस 7 टे बराबर भैया रे कितना 2t माइनस 20, भैया रे इधर आएगा तो ये 720 हो जाएगा, बराबर 7 दू 9t, टी का मान 720/9 अर्थात 8 9 72 यानी 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर होना चाहिए। देख लीजिए बड़ा ही सरल सा सवाल है, फिर आगे बढ़ें। क्लियर है, कह रहा है उष्मा के अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, ये तो सर किरचॉफ का नियम है। तो कहने का मतलब निम्न में से किसका नियम है, तो एकदम सत्य बात है कि ये तो किरचॉफ का नियम है। क्या कहता है कि उष्मा के अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, लेकिन एक मुख्य निश्चित तरंग दैर्ध्य पे, ये बातें आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी लिखता है एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पे आप पाइएगा एक विशेष तरंग दैर्ध्य पे उष्मा के अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। चलिए सर आगे बढ़ जाइए। एक 4 मिलीमीटर मोटाई की धात्विक प्लेट के सम्मुख पृष्ठों के मध्य तापांतर यानी डेल्टा टी का मान 32 डिग्री सेल्सियस है, या डेल्टा थीटा कह लो, डेल्टा थीटा का मान 32 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा सर लंबाई का मान कितना ले ले, 4 मिलीमीटर, यानी 4 गुणे 10 के घाते -3 मीटर। कह रहा है यह 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल एरिया का मान 5 गुणे 10 के घाते -4 मीटर स्क्वायर ले ले। अच्छा से कह रहा है ये dq बटे dt का मान दे रहा है, ठीक है, dq बटे dt यानी कि क्या, उष्मा की धारा का मान कितना दे रहा है, 200 किलो कैलोरी पर क्या आवर, यानी इसको क्या जूल प्रति सेकंड में लिखिए, 200 किलो की जगह 1000 इंटू कैलोरी की जगह 4.2 बटे में क्या आवर है तो सेकंड में भरिए 60 गुणे 60, यानी ये हल करने पे 233.33 जूल प्रति सेकेंड, क्या बोला गया 233.33 जूल प्रति सेकेंड आएगा dq बटे dt का मान। तो पदार्थ की उष्मा चालकता होगी, यानी सूत्र कहता है dq बटे dt का मान के ए डेल्टा थीटा बटे एल लिख लीजिए, तो यही के का मान पूछा है, dq के बटे dt का मान क्या है 233.33 बराबर के चाहिए, एक ही जगह 5 गुणे 10 के घाते -4, अरे डेल्टा टी का मान 32 डिग्री है सर, भागा में एल का मान 4 गुणे 10 के घाते -3 है, यहां से के चाहिए, यहां से के चाहिए, तो उसका मान बाबू रे आपका हल करने पे 58 के का मान 58.33 आएगा, के का क्या मान आएगा, जवाब है 58.33 आएगा। बोलो क्लियर है, बढ़ जा भैया आगे। चल
एक पेचमापी के मुख्य पैमाने का अल्पतमांक, यानी मुख्य पैमाने पे जो दूरी दी है वो पिच कहते हैं अंग्रेजी में, वह 1 मिलीमीटर है। अच्छा सर रुक जाइए, यानी इसको क्या लिखेगा, 10⁻³ मीटर। 5 माइक्रोमीटर व्यास के तार का व्यास नापने के लिए, यानी जो न्यूनतम नापना चाहते हैं लिस्ट काउंट अल्पतमांक, वह 5 माइक्रोमीटर कह, यानी 5 × 10⁻⁻6 मीटर। वृत्तीय पैमाने पर न्यूनतम भागों की संख्या, यानी कुल सर्कुलर स्केल डिवीजन जिसको कहते हैं, उसका मान पूछा है। तो भैया रे क्या होता है अल्पतमांक का सूत्र, लिस्ट काउंट बराबर पिच बराबर बटे सर्कुलर स्केल डिवीजन। यानी ये क्या हो जाएगा सर, जवाब है 5 × 10⁻⁻6 बराबर पिच का मान 10⁻⁻3, अरे मीटर मीटर कट जाएगा, बटे सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन आएगा 10⁻³ 5, अरे 10⁻⁻6 नीचे से ऊपर जाएगा 10⁻6, 3 तो खत्म हो गया, यानी 1000/5 को क्या कहिएगा, जवाब है 200। क्या कहिएगा, 200। तो सर 200 किस में दिया है, विकल्प संख्या तीसरे में। बोलो क्लियर है, बढ़ जाए आगे। कह रहा है किसी छड़ के दो सिरों के तापों को क्रमशः 130 से 140 डिग्री पर रखा जाता है। इस छड़ का उष्मा का प्रवाह 12 जूल प्रति सेकंड है। अच्छा, यदि इन सिरों के तापों को क्रमशः 260 से कितना 270 पर रखा जाए तो उष्मा प्रवाह होगा। उष्मा प्रवाह का सूत्र dQ/dt का मान KA डेल्टा थीटा बटे L है। अच्छा, कह रहा किसी छड़ के, यानी छड़ दोनों के लिए समान है, तो यानी क्या बाबू रे, K का मान समान, A का मान समान, L का मान समान। कह रहा है पहली दफा 130 से 140 था, डेल्टा थीटा का मान 10, दूसरी बार 260 से 270, दोबारा भी 10 ही डिग्री सेल्सियस डेल्टा थीटा है, सारा मान समान है। तो dQ/dt जिसको उष्मा प्रवाह कह रहे हैं, जो पहली दफा 12 था, बाद में भी वो 12 ही रह जाएगा। बोलो क्लियर है। अरे भैया रे समान छड़ है, K का मान समान, A का मान समान, L का मान समान। पहली दफा ताप में क्या जो तापांतर था 10 का था, बाद में भी तापांतर 10 का ही है, अर्थात सब कुछ समान है। तो dQ/dt अर्थात उष्मा प्रवाह क्या होगा, उष्मा प्रवाह समान ही आएगा, 12 जूल प्रति सेकेंड। कह रहा है दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं। समान सदिश कब कहलाते हैं सर, जवाब है जब दोनों का दिशा समान हो और दोनों का परिमाण समान हो। परिमाण दिशा समान होना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। कह रहा है यदि इनकी दिशा समान हो लेकिन परिमाण भिन्न हो, बिल्कुल गलत बात है, प्रकथन गलत हो गया सर। सदिश राशियों की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, बिल्कुल गलत बात है। अरे भाई उसका तो हर एक सदिश अपने दिशा के लिए ही जानी जाती है, सिवाय किसको छोड़ के, जिसको कहते हैं शून्य सदिश, यानी कि नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो यानी ये दोनों प्रकथन कारण गलत है। तो इसका मतलब पाएंगे विकल्प चौथा कह रहा है कि दोनों प्रकथन कारण गलत हैं। बोलो भैया क्लियर है। अगला कह रहा है खाना पकाने के बर्तन के लिए सबसे उपयुक्त वह होगा जिसके लिए, बेटा रे खाना पकाने के लिए वो होना चाहिए जो बहुत जल्दी गर्म हो, यानी जिसमें उष्मा प्रवाह यानी उष्मा की धारा तीव्र हो, यानी जल्दी जल्दी उष्मा को क्या करे, प्रवाहित करे। तो इसका मतलब कि उसका चालकता कैसा होना चाहिए, अधिक से अधिक होना चाहिए। ए बाबू रे एक वर्ड सुना है हमने, एक शब्द सुना है विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा क्या है कि कम ऊर्जा पे अगर ज्यादा ताप बढ़ाएंगे, फिर से सुनिएगा, किसी 1 ग्राम पदार्थ का 1 डिग्री ताप बढ़ाने को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। किसी का विशिष्ट उष्मा कम है, यानी कम ही उष्मा देने पे ज्यादा ताप बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिसका विशिष्ट उष्मा कम, वो कम उष्मा पे ज्यादा ताप बढ़ाएगा। जिसका विशिष्ट उष्मा ज्यादा, उसको ज्यादा उष्मा चाहिए ताप बढ़ाने के लिए। तो खाना पकाने के लिए बताइए क्या होना चाहिए,
कम उष्मा लगे और क्या ज्यादा से ज्यादा ताप बढ़े और धारा प्रवाह जो है, किसका धारा प्रवाह सर? उष्मा का। यानी उष्मा प्रवाह जो है वो क्या हो? वह तेजी से हो, यानी जो चालकता है उसका मान ज्यादा होना चाहिए, तो उच्च चालकता होना चाहिए और विशिष्ट उष्मा कम होनी चाहिए, तब जाके जल्दी खाना पकेगा। बोलो क्लियर हो गया? वह बर्तन वो तपेला हमारे लिए अच्छा है जिसका उच्च चालकता हो और विशिष्ट उष्मा कम से कम हो। बोलो क्लियर है? समान पदार्थ के से बने ठोस व घन तथा ठोस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है तथा दोनों 150 डिग्री ताप के समान ताप पर हैं। अब हमें आपको बताना है घन के ठंडे होने की दर गोले से किसकी दर ज्यादा होगी। तो अगर हम रेट ऑफ कूलिंग अंग्रेजी में कहते हैं, रेट ऑफ कूलिंग की चर्चा करें तो रेट ऑफ कूलिंग का सूत्र होता है, कौन बताएगा? तो जवाब है ए ई सिग्मा टी के घाते 4 ऋण टी के घात 0 के घाते 4 बटे में कितना? बोलो भैया बटे में क्या लिखोगे? जवाब है MC। क्या लिखा जाएगा? MC। यानी अंग्रेजी में जो कहा जाता है न्यूटन का रेट ऑफ कूलिंग वह किसके बराबर है? ए क्षेत्रफल है, सिग्मा का मान, अरे बोलो भैया ये ई जो एप्सिलॉन है इसका मान जो होता है, इसका मान ब्लैक बॉडी के लिए अधिकतम 1 होता है, बाकी के लिए क्या होता है? अवशेष के लिए, बाकी के लिए क्या होगा? जवाब है 1 से कम। सिग्मा क्या है? नियतांक है। यानी आप पाइएगा कि दोनों का क्षेत्रफल क्या दे रहा है? बराबर। ए बराबर दे दिया, सिग्मा ई बराबर है। अब आप बताओगे दोनों में जो क्या है, दोनों में जो ताप का वो है क्या कह रहे हैं? 150 डिग्री के समान ताप पे है, यानी ये वाला भी टर्म जो हो गया, भाग जो हो गया, ये भी समान हो गया। आप अब किससे निकाल सकते हो? समान वस्तु है तो समान वस्तु से बनी है तो C यानी कि जिसको विशिष्ट उष्मा कहते हैं उसका भी मान समान होगा। तो भैया रे यहाँ पे जो सूत्र बन के आएगा तो रेट ऑफ कूलिंग जिसको कह रहे हैं वो किसके क्या होगा? विक्रमानुपाते। तो जवाब है मास के, यानी द्रव्यमान के, यानी ये समानुपाती कह सकते हो, 1 बटे द्रव्यमान के होगा। ए सर घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर अंग्रेजी में कहते हैं मास बटे वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। तो मास बराबर क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। भैया रे अगर समान पदार्थ का है तो घनत्व तो समान होगा और वॉल्यूम जिसका ज्यादा यानी आयतन जिसका ज्यादा उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ कूलिंग समानुपाती होगा 1 बटे एम के या 1 बटे वी के, जहां एम द्रव्यमान है या वी क्या है? आयतन है। ए बाबू रे अगर क्षेत्रफल बराबर है तो आइए क्या उसका आयतन निकाल के देखे, किसका? ठोस का, ठोस घन का। अरे ठोस घन का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? तो 6 a के घाते 2 बराबर, अच्छा ठोस गोले के क्षेत्रफल का क्या होता है? 4 पाई r के घाते 2, तो a के घाते 2 बराबर, ये 6 इधर गया तो ये तो हो गया 2 बटे 3 पाई r के घाते 2, a का मान हो जाएगा 2 बटे 3 पाई करड़ी में, और क्या बाबू रे? r क्या हो जाएगा? r। अगर घन देखें, अरे क्या आयतन देखे घन का और आयतन देखे किसका? गोले का। तो बाबू रे घन का आयतन जो होगा वो होता है 1 के घाते 3, यानी 1 के घाते 3 बोले तो क्या इसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा कितना? करड़ी में 2 पाई बटे 3 r कुल के घाते 3। अब आप पाइएगा गोले का क्या होता है? ठोस गोले का 4 बटे 3 पाई r के घाते 3। तो भैया रे इसको करिएगा तो ये इससे क्या आएगा? ठोस गोले से आप पाइएगा कि जो आयतन है किसका? ठोस घन का कम आएगा, यानी आप कहेगा आयतन वॉल्यूम किसका? गोले का। वॉल्यूम गोले का वो क्या है? ज्यादा है। वॉल्यूम किसके? तो जवाब है
ठोस घन के, तो अगर जिसका वॉल्यूम कम है उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है, यानी घन का वॉल्यूम कम है तो घन ठंडे होने की दर गोले से ज्यादा होगी। अर्थात पहला विकल्प क्या है बोल भैया रे, पूर्णतः सत्य है। बोलो बड़ा ही अच्छा सवाल था, क्लियर हो पाया? अरे बढ़ जाए मास्टर आगे। अच्छा सर, कह रहा एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाता है, तब वह क्रमशः समान ऊंचाई पे 4 सेकेंड व 6 सेकेंड से गुजरता है, तब वस्तु का प्रारंभिक वेग होगा। ए बेटा रे, सूत्र पढ़े हैं, एस बराबर यूटी धन हाफ क्या ए टी के घाते 2। अगर एक दिशा को प्लस लोगे तो एक दिशा को ऋण लेना पड़ेगा। माना हमने क्या किया बाबू रे, ऊपर को धन नीचे को ऋण लिया, तो समान ऊंचाई पे 4 सेकंड पे जा रहा है, समान ऊंचाई पे 6 सेकंड पे जा रहा है, तो वो समान ऊंचाई पहले 4 सेकंड के लिए लगाइए। यू का मान नहीं पता, समय 4 सेकेंड धन आधा, अरे एक ही जगह गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, यानी नीचे की तरफ लगा तो ऋण 10 इंटू 4 के घाते कितना 2, अर्थात ये हो गया इसका मान 4 सेकेंड पे कितना 4 यू, ऋण कितना हो जाएगा 16 का आधा 8, अरे ये 4 चौके 16 ना 8, और क्या दहा में 80। सर ये इसको मान लीजिए समीकरण 1। अच्छी बात है। ऐसे ही बराबर दूरी 6 पे भी जा रहा है, तो u इंटू 6 धन आधा, अरे ऋण 10 लिख के गुणे में क्या लिखेंगे, गुणे में ऋण 10 इंटू क्या समय कितना 6 के घाते 2, यानी दूरी 6 सेकंड पे भी उतना ही जा रहा है। क्या आएगा, ये आएगा 6 यू, ऋण 36/2 यानी कि कितना हो गया 36/2 यानी कि 18 दूनी 36, 18 दाह में ऋण कितना 180। भैया रे माना ये समीकरण दूसरा है, तो आइए ये दोनों दूरी बराबर है तो इसको यहां हल कर लेते हैं। बराबर दूरी है तो 4 यू ऋण 80 बराबर 6 यू ऋण 180, 180 इधर आया, ऋण 80 हुआ, 6 यू में से 4 यू उधर गया, यानी कि ये 2 यू ये 100 है, तो यू का मान 50 मीटर प्रति सेकेंड है। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। बढ़ जाए मास्टर आगे। सर कह रहा है स्तंभ दूसरे की विमाओं का स्तंभ 1 की भौतिक राशियों के साथ मिलान करे। विभव आवेश, आवेश क्या होता है तो आपने पढ़ा है Q बराबर आई टी, करेंट का विद्युत धारा का ए, समय का टी, यानी आवेश का क्या होगा ए टी, यानी एम वगैरह शून्य हो जाएगा। तो आइए देखिए, अगर एटी की चर्चा करें, एटी की चर्चा करें तो एटी कहाँ देखने को मिल रहा है तो बी का आर में, बी का आर सिर्फ दूसरा और चौथा में है, तो सर पहला तीसरा तो कट गया। कह रहा है विद्युत क्षेत्र, ए भैया रे आपने पढ़ा होगा फोर्स बराबर यानी बल बराबर आवेश गुणे विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा फोर्स यानी बल बटे आवेश, यानी एमएल टी के घाते -2/टी, तो यानी विद्युत क्षेत्र का मान एमएल टी के घाते -3 ए के घाते -1 होगा, यानी एमएल टी के घाते -3 ए के घाते -1, एमएल टी के घाते -3 ए के घाते -1, यानी विद्युत क्षेत्र एस से है। तो सर अगर देखें सी का एस फिर से दोनों में आ गया। आइए सर विद्युत आघूर्ण की चर्चा कर ले और विभव की, तो चलिए सर विभव निकाल लेते हैं। अगर विभव निकाल पाएंगे तो देखिए कैसे आएगा विभव। तो सर विभव की चर्चा करें तो आप पाएंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लिखते हैं -dV/dx, यानी कि विद्युत क्षेत्र बराबर ऋण क्या dV/dx होता है। सर ऋण धन से क्या मतलब है, ये क्या है विभांतर है, ये दूरी है, यानी dV यानी कि मान लो क्या v, तो v का मान e/dx हो जाएगा। तो जवाब है e का भी निकाले हो mlt के घाते -3 a के घाते -1 इंटू dx का l, तो ये तो हो जाएगा ml के घाते 2
टी के घाते -2 अरे -3 ए के घाते -1 m l एक एक मिला के l के घाते 2 t -3 ए के घाते -1 यानी ml के घाते 2 t के घाते -3 ए के घाते 1 यानी विभव का तो Pe है तो ए का P B में मिल गया अर्थात इसका सटीक उत्तर प्राप्त हो गया। बोलो क्लियर है? बढ़े आगे। सर प्लांक नियतांक की विमा किसे? प्लांक ई बराबर ऊष्मा बराबर अरे ऊर्जा बराबर क्या होता है? H इंटू क्या आवृत्ति होता है। यानी प्लांक नियतांक जो है ऊर्जा बटे क्या होगा? आवृत्ति होगा। ऊर्जा होता है ml2 टी के घाते -2 बटे टी के घाते -1 यानी ये ml के घाते 2 टी के घाते -1 के समान होगा। कह रहे सर आइए देखिए क्या होगा, किसके बराबर है? तो सर बल यानी कि फोर्स इंटू दूरी L इंटू समय T कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ml t -2 इंटू दूरी का L इंटू टी का कितना T तो यानी L के घाते तो 2 आ जाएगा लेकिन t -2 में से एक कम होके आ गया अर्थात ये करिएगा तो चौथा विकल्प मिलेगा। बोलो क्लियर है? पानी का द्रव्यमान जो उतनी ही मात्रा में ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित करता है जितनी किसी वस्तु द्वारा ताप में समान वृद्धि या गिरावट में की जाती है, क्या कहलाती है सर? वस्तु का जल तुल्यांक। ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है, एकदम सटीक एनसीईआरटी की लाइन है जो आप पढ़ते भी उसका परिभाषा। वस्तु का जल तुल्यांक क्या है? तो क्या पानी का वह द्रव्यमान जो उतनी ही मात्रा में ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित करता है जितनी किसी वस्तु द्वारा ताप में समान वृद्धि या गिरावट पे की जाती है, उसी को तो कहते हैं वस्तु का जल तुल्यांक। ठीक है सर, आखिरी देखिए कह रहा है इसमें सार्थक अंक कितने हैं? दशमलव के आखिरी वाले होते हैं, एकदम आखिरी वाले ये दो हैं, या तो क्या 1 से 9 के बीच में आ रहा तो ये भी है, यानी कुल कितना है? 4। कह रहा मीटर में दिया गया है सार्थक अंकों की संख्या 4 है। बिल्कुल सत्य बात है। किसी मापक में विभिन्न मात्रकों को, हाँ यानी कि 5 मीटर 500 सेंटीमीटर अरे 5000 मिलीमीटर, इसमें जो सार्थक अंक है वो एक ही होगा। अगर आपने मात्रक बदल दिया, इकाई बदल दिया तो आप पाइएगा सार्थक अंकों की संख्याओं में कोई अंतर नहीं आता है। यह नियम आपने पढ़ा होगा। कहा जरा किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन के चयन से सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। बिल्कुल सत्य बात है। दोनों कथन सही है। ये बता कौन रहा है सर? विकल्प चौथा। अर्थात बड़ा ही शानदार पेपर बड़े ही अच्छे तरीके से आपने कर लिया होगा। आशा है कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। आशा करते हैं आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। अगले टेस्ट की खूब मन लगा के तैयारी करिए। कोई डाउट हो, कुछ भी ना आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।